प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को जो लाइव क्लास डेली दे रहा हूँ, जो आप लोग जूम पे या फिर गूगल मीट पे जो आप डेली लाइव क्लास लेते हैं, मैं देख रहा हूँ कि उस लाइव क्लास में हर दिन किसी न किसी बच्चे को कोई ना कोई एक ऐसा इशू, एक ऐसी प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से मुझे क्लासेस डेली रेगुलरली लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी लोग यार जानते हो कि किसी भी टीचर को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको फिजिकली और मेंटली दोनों ही मेहनत करनी पड़ती है। ये आप भी जानते हो बहुत बेहतर तरीके से। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सच बात ये है कि जब आप लोगों को ये जो भी मैं 45-50 मिनट या 1 घंटे की क्लास देता हूँ, इस क्लास को देने के लिए मुझे खुद से कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके पीछे, वो मैं अब जान पा रहा हूँ जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को हैंडल करना किसी एक सिंगल टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर हमारे पास एक पूरी टीम है और अपना अपना अलग अलग काम करने वाले लोग हैं तो फिर ये काम करना बहुत आसान है। बट अगर हम अकेले ही सारा कुछ करना चाहें, चाहे वीडियो की एडिटिंग से लेकर के सारा कुछ होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अगर एक व्यक्ति को सारी जिम्मेदारी पूरी करनी हो तो मुझे लगता है ये बहुत कठिन काम है। मैं सभी टीचर्स की इस समस्या को समझ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है ये लगभग सभी के साथ आ रही है। और टीचर्स वो चीज़ हैं जिनका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी किसी ने पढ़ाया है और आपको भी कोई पढ़ा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो टीचर की एक रिस्पेक्ट है, जो उसकी मेहनत है, उसको समझें। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मजबूरी भी ये है कि हम पढ़ाई को भी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को अगर हम डिसकंटिन्यू कर देंगे तो आने वाले टाइम में हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे वो लोग तो पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, और हम अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये सोचा हुआ है कि अब से जो मेथड है पढ़ाने का, जो मोड ऑफ टीचिंग है, वो चेंज किया जाए। यानी कि अभी हम जूम पे या फिर किसी दूसरे ऐप पर जो लाइव पढ़ा रहे थे, उस लाइव पढ़ाने के बजाय हम वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर आपके लिए लेकर के आएंगे। इससे ये रहेगा कि जैसे सपोज करो किसी बच्चे का कुछ मिस हो गया, ऑन दैट सेम डे अगर वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं क्लास ले पा रहा है, तो फिर वो बच्चा क्या कर सकता है कि बाद में भी क्लास देख सकता है, क्लास ले सकता है। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं। मान लो कि कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो वो वीडियो को बफरिंग अगर हो रही है तो वो एक बार पहले पूरी बफरिंग हो जाएगी, उसके बाद देख सकता है। तो ये सारे मैंने जब पॉइंट्स को अपने दिमाग में एक बार अच्छे से इसको समझा तो हमें ये समझ में आया कि इसको ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर यूट्यूब पे काम कर लें। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों ही लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से हो सकता है कि हम वो कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएँ जो हम ऑफलाइन कोचिंग में प्रॉपर्ली करते थे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत धीरे धीरे और आराम से चीज़ों को, क्योंकि हमें पता है जब भी आप वीडियो देखेंगे, इसको जो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप भी बहुत आराम से, इंटरनेट की अगर स्पीड थोड़ी स्लो भी होगी तो आप उसको देख और समझ पाएंगे। तो इसके लिए एक मैंने दूसरा भी प्रावधान ये किया कि सपोज करो जो हम लोग लाइव क्लास करते थे उसमें आप हमसे डाउट भी पूछ सकते थे। इसमें अगर आपका कोई डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, या फिर आपकी बात कमेंट सेक्शन में जाकर के पूरी तरह से मुझ तक नहीं पहुंच रही है, तो आप सभी बच्चों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिए। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। आपका कोई डाउट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% सेटिस्फाई कर पाऊँ। चलिए, ये तो बात थी कि हम लोग अब पढ़ाई का मेथड क्या रखेंगे उसके बारे में। आज से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, क्योंकि इस चैप्टर के बीच में चल रहे थे, चैप्टर नंबर 4 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, बट हम आज से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में पिछले 2-3-4 दिनों से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है यार कि अगर एक बार शुरुआत से फ्लो बिगड़ जाए तो फिर वहाँ से दोबारा कनेक्ट करने में बड़ी मेहनत लगती है। ना तो वो चीज़ आप तक पहुंच पाएगी हमारे द्वारा, ना ही आप उस चीज़ को यहाँ से एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना हम डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो
आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 है, एक चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस, है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल्स। तो प्यारे बच्चों, जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इस चैप्टर की खास बात क्या है, इसको हम इतना ज़्यादा गौर से ध्यान से क्यों पढ़ें, ठीक है, चलो सुनो। जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमसे कहता है वो ये है कि लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक है वो चैप्टर 2 में हम जान चुके हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री होती है 1। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, वेरी सिंपल। और अगर वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है तो इसका क्या मतलब हो गया कि इन दैट इक्वेशन वी विल यूज टू वेरिएबल्स, वहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो सपोज करो कि एक लीनियर इक्वेशन है, पहले तो मैं इस लीनियर इक्वेशन वर्ड का मतलब बताता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा बेटा कि वहाँ पर बेटा जो डिग्री हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी, वो डिग्री 1 के ऊपर हो रही होगी। डिग्री 1 होने का मतलब है कि वहाँ पर जो इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट, जिसको क्या बोलते हैं ना, मैक्सिमम पावर, है ना, तो जो मैक्सिमम पावर होने लग रही होगी वो कितनी हो रही होगी, 1 हो रही होगी, ठीक है। और जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक चीज़ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक चीज़ है अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जहाँ पर हम इक्वल टू के साइन को यूज़ करते हैं, इक्वल टू के साइन को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या हुई, ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है, डिग्री वही पीछे पढ़ा है चैप्टर 2 में, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीनियर इक्वेशन कैसी हो, इन टू वेरिएबल्स। One more important point is this, that 2 variables. So the meaning of 2 variables is this कि अगर हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की बात करें तो 2 वेरिएबल कौन कौन से होंगे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। एक तो वेरिएबल x होगा, दूसरा वेरिएबल y होगा। बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल आस्क, सर क्या कोई गारंटी है कि x और y ही वेरिएबल हो? सर हो सकता है कि p और q वेरिएबल हो जाए, है ना, a और b वेरिएबल हो जाए, कुछ और भी तो वेरिएबल हो सकते हैं सर। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर x और y वेरिएबल नहीं है तो p और q वेरिएबल हो सकते हैं, a और b भी वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसकी कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती होगी, क्यों मेरे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होती होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती होगी वो देख लीजिए। क्योंकि इक्वेशन लीनियर है तो पावर हम 1 से ज़्यादा बड़ी लगा नहीं सकते, 1 से छोटी भी नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, ax प्लस b बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बेटा, जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप कहोगे सर कैसे है, ज़रा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो यहाँ पर a है बेटा, क्या है, a है, b है और c है, वो क्या है, आर रियल नंबर्स। क्या है वो रियल नंबर्स हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, x एंड y, x और y क्या हैं, आर वेरिएबल्स हैं। क्या है प्यारे बच्चों, वेरिएबल्स हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर a, b और c क्या हैं, वो हमारे रियल नंबर्स हैं, और x और y क्या हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे वेरिएबल्स हैं। यानी कि हम ये कहना चाह रहे थे आपसे इस पूरे की पूरी कहानी के दरमियान कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पर a, b और c क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और x और y वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। बट एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बताऊं कि अगर यहाँ पर a और b जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना, क्योंकि बिना लॉजिक के तो मैथ्स में कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, तो अगर हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है तो इसके पीछे भी वही लॉजिक लग रहा है। देखो अगर बच्चों a और b की वैल्यू 0 हो गई, मतलब a 0 हो गया, b 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना।
गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप चेक करके देखो, अगर ए की वैल्यू सपोज करो मैंने ए को 0 कर दिया, तो ए को 0 किया तो ए एक्स से मल्टीप्लाई होकर के एक्स को भी ख़त्म कर देगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? बी वाई प्लस सी बचेगा। और जो बी वाई प्लस सी है तो ये तो यार लीनियर इक्वेशन तो है, बट इन वन वेरिएबल में है। कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ बाई वेरिएबल आ रहा है। और अगर मान लो इसी जगह पे जैसे यहाँ पे a 0 हुआ था, वैसे ही अगर यहाँ पे b 0 हो जाए तो b 0 हो जाने की वजह से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा यहाँ से। और जब ये वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, ये वाला अगर मैं इसको यहाँ से हेड कर लूँ तो ax प्लस सी बच रहा है। और अगर ax प्लस सी बच रहा है तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे के पूरे प्रकरण में, इस पूरी की पूरी कहानी में, इस पूरे के पूरे मामले में हमने ये ऑब्जर्व किया कि ना तो a 0 होना चाहिए, ना तो b 0 होना चाहिए, और a और b दोनों भी 0 नहीं होने चाहिए। तो आपके मन में एक और सवाल आया कि सर क्यों ना फिर c को 0 कर दिया जाए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सर c 0 हो जाए? मेरे भाई, अगर c 0 हो जाएगा, इस c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों, c 0 हुआ तो ये c ख़त्म करेगा, ये अपने आप को ले डूबेगा, इतना को पूरे को, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो बच रहा होगा हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो जब ax प्लस बी वाई की बात करें तो ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और ये 2 वेरिएबल्स में भी है। तो यहाँ पर जब ये इक्वेशन लीनियर भी है और ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हमने a और b को 0 कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रहेगी। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। मैं आपसे जितनी भी बातें करूँगा बहुत धीरे धीरे करूँगा, मैं सारी बातों को बहुत आराम से समझाऊँगा, कोई मुझे जल्दी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ाई आराम से ही की जाए, इसमें कोई जल्दी की भी ना जाए, क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे जल्दी करने की, उतना हमारा और आपका दोनों लोगों का लॉस होगा। क्योंकि अगर हम आप तक वो चीज़ नहीं पहुँचा पाए जो पहुँचानी है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं आता है कि हमने जो चीज़ें पढ़ाई हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ें रहने वाली हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सपोज करो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ना, तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है ना। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होती क्या है? तो लीनियर इक्वेशंस इन वन देखो मैं एक और बात बताऊं, ये जो चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यही चैप्टर 10th में भी है, बट इसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, काम थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिल रही है, वैसे ही क्लास 10th में हमको 2 इक्वेशंस मिलने वाली हो रही होंगी। वहाँ पे हम 2 इक्वेशन पे काम कर रहे होंगे, यहाँ पे जो एक इक्वेशन पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे हम 2 इक्वेशन पे काम कर रहे होंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमसे ये कहता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स की संख्या होगी वो सिर्फ एक होगी, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल पे काम कर रहे होंगे हम लोग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपसे कह दिया कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कह दिया 2 कह दिया, सपोज करो, ठीक है ना। तो आपने ऐसे इक्वेशंस को क्लास 8 में खूब सारा सॉल्व किया है, खूब इक्वेशन सॉल्व किए हैं। जब आप बनाते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करते थे किसी भी मेथड से, आपको सिखाए गए थे ट्रांसपोर्टेशन मेथड, है ना, ऐसे करके कुछ मुझे थोड़ा सा याद है। 8th में हम लोग ये पढ़ते थे कि किसी चीज़ को इस तरफ से उस तरफ ले जाओ, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या हो जाता था, साइन चेंज हो जाते थे, है ना, ऐसे ही तो होता था। तो देखो कैसे बनेगा ये कैसे होगा वो देखो। तो मैं क्या कहूँगा आपसे कि 3x इज इक्वल टू 2 - 5, ये तो कहूँगा मैं आपसे। आप कहोगे सर 3x इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि 5 2 - 5 मतलब माइनस का 3 बन जाए 3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आती है। तो x की वैल्यू निकल आती थी हमारी 1, x की वैल्यू कितनी निकली, हमारी 1 निकल आई। वेरी इजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात हर बच्चे को समझ में आ जाती होगी, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो x की वैल्यू मेरे भाई अगर 1 निकल करके आ रही है, तो ये x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो x इज इक्वल टू 1 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप कहोगे सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हम क्यों माने, हम तो नहीं मान रहे।
तो देखो कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन की सॉल्यूशन तब होती है जब उस वैल्यू को उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करा दिया जाए तो जो फाइनल आंसर है वो कितना हो रहा हो, हमारा 0 के बराबर हो रहा हो, है। तो x की वैल्यू जो है, मतलब सॉरी मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो LHS RHS है वो इक्वल हो रहे हो, है ना, ये कह रहा था मैं। तो अब देखो जरा, सॉरी ये वायर थोड़ा सा छोटा है माइक का, हाँ तो उसमें लग गया। चलिए, तो मैं आपसे क्या कहने लग रहा था कि जो ये x = -1 है इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट अगर करवा दूँ, और अगर मैं इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करवा दूंगा तो ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, सॉरी दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करवाता हूँ तो क्या बनेगा, देखना ज़रा, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करवाता हूँ तो क्या बनेगा, ये कितना लिखा था 3x + 5 = 2, यही तो लिखा था, है ना। तो आप क्या करने लग रहे होगे, 3 और x की जगह कितना डाल रहे हो, -1 + 5 = 2, तो 3 × -1 तो माइनस का 3 + 5 = 2 हो रहा होगा। तो आप कहोगे सर 5 - 3 यानी कि 2 = 2। तो आपने क्या देखा यहाँ, LHS = क्या हो गया हमारा, RHS। LHS RHS दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो यार अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ समझना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, कि जो सॉल्यूशन है वो चेक हो गया, हमने क्रॉस चेक कर लिया कि जो x = -1 आया वो सही है भी कि नहीं है, कि हम बेवजह ही लगे पड़े हैं। तो हाँ, हमने ये चेक कर लिया कि x = -1 जो है वो सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ये आप हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बता दी, पहले से ही बता के रखी हुई है कि वो ये होती है। कहाँ चली गई, सॉरी मैंने रफ कर दी, अभी मैंने यहाँ लिखी हुई थी, क्या लिखी थी, ax + by + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो पीछे देखो लिखी हुई है। अब मैं कह दूँ कि 5x + 3y है ना + 7 = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, इसमें तो कुछ यार पूछना ही नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, अगर ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे और उन 2-3 सवालों का आप जवाब बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हो। बहुत आसान सी बातें पूछेंगे, आपको सबके आंसर मालूम होंगे, आप सभी बच्चों को आता होगा। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर इस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, अगर ना लिखी होती तो कैसे लिखेंगे, अभी हम आपको ये भी सिखाएंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन जो हमने लिखी है, इस इक्वेशन को लिखने के बाद कंपेयर करके बताओ कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को उस लिखी हुई इक्वेशन से कंपेयर करो और ये बताओ कि a कितना है, b कितना है, c कितना है। यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड व्हाट इज कांस्टेंट टर्म। क्योंकि a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे a कितना है मेरे भाई, 5 है। देखो ना, आप a को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो यार, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। b कितना है, b कितना हो रहा होगा बेटा, 3 होने लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा गंदा कर दिया मैंने, इसको साफ कर देता हूँ, है ना, 3 भाई। तो b कितना हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा, और c कितना हो रहा है, वो 7 हो रहा है। तो आपको a b c की वैल्यू निकालनी हो कभी, तो सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होगा। और जब आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे, उसके बाद उसको देख लेना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑन कंपैरिजन, कंपेयर करने के बाद कि a की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है और c की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, इतना सा काम है, छोटा सा काम है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब मैं आपसे अगर ये कह दूं कि इक्वेशन मैंने दे दी 3x + 2y = 7, है ना। अब बताओ, अब इस इक्वेशन को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका राइट हैंड साइड क्या कर लेना है, 0 कर लेना। तो देखना ज़रा, 3x + 2y - 7 = 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमसे यही कहता है कि राइट हैंड साइड शुड बी 0। तो हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया।
तो राइट हैंड साइड अगर हमने इक्वल टू 0 कर दिया तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना है 2 और c इज इक्वल टू कितना है -7। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले मुझे बताओ। आप ऐसे बना करके a, b और c की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी बताना चाहते हैं कि ये चैप्टर इतना आसान है कि इसको समझना बहुत 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 सरल है, तो फिर आप इस वीडियो का लिंक और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ और थोड़े ऐसे एग्जाम्पल समझाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने कह दिया 3x - 5y इज इक्वल टू -9 है ना। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आप कहोगे सर 3x - 5y + 9 इज इक्वल टू 0। लो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यार कहाँ प्रॉब्लम है? इतना सिंपल है कि आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो। a इज इक्वल टू 3, भाई a b c की वैल्यू निकाल दी ना, तो a इज इक्वल टू कितना है 3 है, b इज इक्वल टू कितना है -5 है, और c इज इक्वल टू कितना है -9 है। तो प्यारे बच्चों क्या ये तीनों वैल्यूज़ को आप एक बार में नहीं निकाल सकते थे? बहुत आसानी से निकाल सकते थे। हमसे कुछ भी पूछा जाए हम उसको बहुत 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 आसानी से, बहुत इजी वे में, कन्वीनियंट वे में बना सकते थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और डीप प्रैक्टिस आप कर लेंगे। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आप सभी बच्चे इसको अगर नोट करना चाहें तो आप लोग इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें a, b और c की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन ये है। तो कैसे बनाओगे वो देख लो आप लोग कि इसको कैसे बना सकते हो। इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि राइट हैंड साइड को 0 करना है, तो 2x + 5y -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर लोगे। अब आपसे पूछा गया a कितना है, तो a कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b कितना होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और c कितना होता है कांस्टेंट। तो विद साइन लिखना, ये गलती मत करना, ठीक है, -8 आ जाएगा। अगर यहाँ पूछा जाए तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। x तो अकेला है ही, जो √5y है इसको वहाँ ले जाओगे तो ये माइनस का √5y बन जाएगा, और ये जो माइनस का 3 है वो एज यूजुअल रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर a कितना है, तो आप कहोगे सर a इज इक्वल टू 1 है कोफिशिएंट ऑफ x। b कितना है, तो आप कहोगे सर माइनस का √5 है, क्योंकि बेटा कोफिशिएंट ऑफ y पूछा ना, तो जो भी कुछ है विद साइन सब कुछ लिख दिया जाता है। और c कितना है, वो आपका -3 है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ये सिचुएशन भी कभी कभी आएगी, आपसे पूछी जाएगी। तो जब ये वाली सिचुएशन आ रही होगी तो क्या करोगे आप, क्या करोगे x - 2y इज इक्वल टू, तब कितना लिख रहे होगे, x - 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, अब a की वैल्यू कितनी बना रहे होगे आप, a इज इक्वल टू आप लिख रहे होगे 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है। b इज इक्वल टू कितना लिख रहे होगे -2, और c इज इक्वल टू कितना लिख रहे होगे, c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c इज इक्वल टू 0 लिख दोगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की हैं। बिल्कुल ये बेसिक्स हैं इसके, तो ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अब आप लोगों को करने हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस नोट करूँगा, आप अपनी कॉपी में उनको नोट कीजिएगा। बल्कि मैं क्वेश्चन यहाँ नोट करने जा रहा हूँ, जो उन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद क्या करें, उनको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम फील हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके मैं आपको उसके आंसर्स दे दूँगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। कैसे करना है होमवर्क में, मैं एक बार पढ़ करके बता दे रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा जो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ करके बोल दे रहा हूँ। 3 इज इक्वल टू 2x + y, 3x - 8 इज इक्वल टू 5y, x इज इक्वल टू 4y,
x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 5, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू √2x, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये मैंने आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं करने के लिए सॉल्व। आपको क्या करना है, आपको पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो उसके बाद आपको वहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालनी है। इतना काम है। मुझे उम्मीद है कि आप हर बच्चा इस काम को ज़रूर करेगा और इस काम में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई हुई इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं, ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन है, राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट इज ax प्लस by प्लस c। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। बहुत आसान है, बहुत समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। अगर दूसरा वेरिएबल नहीं है तो क्या करोगे, आप लिखोगे x प्लस 0y लिख दोगे। कितना लिख दोगे, 0y। 0y का मतलब होता है कि y है ही नहीं, तो जैसे ही 0 का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 0y का मतलब ही 0 होता है। इज इक्वल टू कितना था यहाँ, -3। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे x प्लस 0y, ये -3 इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो मैं ए बी सी चाहिए, तो ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 1, बी कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ 0 और सी कितना है, कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 3। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 5। तो आप क्या कहोगे, यहाँ x नहीं होता, आप 0x लिख दोगे। 0x का मतलब ही 0 होता है, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर के उसको सब 0 कर देता है। प्लस y इज इक्वल टू 5 है ना। अब आप इस 5 को उधर लाओगे तो क्या कह रहे हो, 0x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बन करके तैयार होगी। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो a कितना है 0, b कितना है कोफिशिएंट ऑफ y 1 और c कितना है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म दैट इज -5। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इतनी बातें आप सभी बच्चों को बहुत 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 क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में नोट कर रहा हूँ। वो होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए, वो आप लोगों को करने हैं। सेम इसी क्राइटेरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आप उनको करके अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। मैंने कह दिया 3x इज इक्वल टू 2, इसको लिखना है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन 5y इज इक्वल टू 4, आप लोग इसको भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। और भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ताकि आपकी और बेहतर प्रैक्टिस हो जाए। बेहतर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ही उसका बेनिफिट मिलेगा। जब चैप्टर के क्वेश्चंस को आप जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मैंने कह दिया 3x इज इक्वल टू 7 है ना, या -7 कर देता हूँ। एक और कर दिया 5 माइनस का 5y इज इक्वल टू 3 है ना। और एक और क्वेश्चन 8 इज इक्वल टू 7y है ना। इस प्रकार के जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे ये बेटा नीचे 8 इज इक्वल टू 7y लिखा हुआ, शायद वो कट रहा है स्क्रीन से, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आप जो है मुझे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर पहले ही लिख करके आ रहा था, आपने वहाँ से मेरा नंबर ले लिया है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, सिर्फ हाफ एन आवर की वीडियो होगी ये लगभग। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने का एक रीज़न है कि आप जितना भी पढ़ें उसको मन से पढ़ें और चीज़ों को अच्छे से समझें। आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। बाकी इस वीडियो को देख करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।